बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी राजनीति का अखाड़ा बन गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि अंबेडकर को कभी नहीं मानने वालों को आज बाबा साहब याद आ रहे हैं, जिन्होंने संविधान बनाया। देश में उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नफरत की राजनीति हो रही है। देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता। गहलोत ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुलडोजर लेकर आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें देख रोना आता है। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। बहुत हालात खराब है देश का। ये अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अंबेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए आप अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जनसंघ ने संविधान निर्माण में अंबेडकर का विरोध किया था। देश की कुछ ताकतें संविधान खत्म करना चाहती हैं। संविधान खत्म हुआ तो दलित खतरे में आएगा। कब तक इस देश को जाति और धर्म के अंदर बांट के राजनीति करेंगे ये लोग? इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ये लोग पूरे देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस इस धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, वो इस देश को खोखला कर रही है। इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि प्रशासन दलितों संग अभियान चलाए। सीएम साहब आपके पास ताकत है, एट्रोसिटी और जमीनों के कब्जे हट जाएं तो अशोक गहलोत को दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। का मौका मिला था, उस टाइम जनसंघ के लोगों ने विरोध किया था कि दलित का बच्चा, दलित आदमी भारत का संविधान नहीं बना सकता। जनसंघ के लोगों ने विरोध किया था। अशोक गहलोत जी विषय को डाइवर्ट करने में माहिर आदमी है और वो हमेशा से राजस्थान के अंदर जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, दलितों के ऊपर क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर बढ़ा है, उसको रोक पाने में असफल हुए हैं और वो अंबेडकर जी के नाम पर अब एक नई राजनीति शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अंबेडकर जयंती के बहाने की जा रही इस राजनीति के बाद अब ये सोचना जरूरी हो जाता है कि अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर कौन, कितना और कहां तक चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर। यह भी एक ऐसा अवसर रहा कि इसमें भी सियासी तीर चले। बात बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या फिर दूसरे दलों की हो। कांग्रेस ने साफ कहा है कि बीजेपी कभी अंबेडकर जी को नहीं मानती थी, लेकिन अब याद आ रहे हैं। चले देर से ही सही, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सरकार के एक काबीना मंत्री ने यह तक भी कह दिया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो दलितों का क्या होगा। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रासंगिक हैं, उनकी सोच उस वक्त की, क्या वास्तव में राजनीति के दायरे में से उन्हें ढालना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ में हैं। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र धवाई जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोठवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक दल
अंबेडकर साहब को तो हर कोई याद करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, या फिर ये कहें कि बिल्कुल जरूरी है किसी भी मंच पे उन्हें याद किया जाना चाहिए, लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए सर, सर्वप्रथम तो मैं आज डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 131वीं और उनके जन्मदिन के ऊपर सभी समाज वर्ग और देश के लोग उनको याद करते हैं। उनके चिंतन, उनके दर्शन और सबसे बड़ा जो हमारे संविधान का उन्होंने ड्राफ्ट बना के प्रारूप तैयार करके और एक संविधान देश को दिया है, और जिस प्रकार संविधान के अंदर व्यवस्था है और उससे देश चल रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके ऊपर चर्चा तो होगी। अब चूंकि कोई पार्टी सत्ता में रहती है, कोई पार्टी विपक्ष में रहती है, ये एक काम है। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों में सबसे पहले बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। आप देखिए कि इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को 200 साल तक इंतजार करना पड़ा वोट राइट के लिए, और हमारा जब संविधान बना तो महिलाओं को सबसे पहले उनके सशक्तिकरण का काम बाबा साहब ने किया और महिलाओं को वोट का राइट दिया। अब देखिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, और उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय के अंदर निकला कि जो देश के पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो इस सदियों से शिक्षा से महरूम रहे हैं और अनटचेबिलिटी है, इस ऐसी विषम परिस्थितियों में संविधान को बनाना और उसको लागू करवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, और उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार करके आज किया है। और मैं आपको बताता हूँ कि हर वर्ग के बारे में उन्होंने इस संविधान के अंदर उसके न्याय की, उसकी स्वतंत्रता की, उसकी समानता की रक्षा की बात की है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पक्ष के आदमी थे। जी दवाई साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी को अब सिर्फ वोट के लिए याद आ रहे हैं बाबा साहेब। संघ आरएसएस पे भी हमला बोला गया है कि आरएसएस चाहता ही नहीं था कि जो संविधान की रूपरेखा तय हुई है वैसा संविधान बने, और आजादी के बाद से हो चाहे पहले से हो, कभी भीमराव अंबेडकर को याद नहीं किया गया, अब याद आने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, क्योंकि वो दलित ही नहीं, वंचित, गरीब, मजदूर, महिलाओं, इन सब के मसीहा थे और इन सब की आवाज को उन्होंने उठाने का काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे वो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनके वैचारिक मतभेद रहते थे, और यही एक कारण था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का जब राज आया और जब कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को वो दर्जा नहीं दिया कि वो नेहरू गांधी परिवार के समकक्ष खड़े हो सके। यह आपको एक बहुत सोचने वाली बात मैं आज आपको बता रहा हूं। उनको उन्होंने शुरू से एक दलित नेता के रूप में देखा, और उनको एक व्यक्तित्व के, उनके जो इतना विशाल व्यक्तित्व था, जो मानव जाति के लिए उन्होंने काम किया, इतने बड़े विशाल व्यक्तित्व को वो सीमित कर देना चाहते थे। उन्होंने दलित नेता की छवि से उनको ऊपर नहीं उठने दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की सोच थी। कभी आप देखिए, संसद में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ते थे तो भी कांग्रेस के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उनको हराने का काम करते थे। मुझे तो दुख होता है कि संसद की पार्लियामेंट में जब 60 साल 50 साल कांग्रेस का राज रहा, तब उनका एक चित्र वहां नहीं था। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित 1990 में सरकार आई, तब वो चित्र वहां संसद की गैलरी में लगाया गया, कक्ष, कैबिनेट कक्ष में लगाया गया। आप देखिए, 1990 में भारत रत्न किसने दिया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उनको भारत रत्न, जब समर्थित सरकार थी, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को दिया। तो जो एक कांग्रेसी थे, नेहरू गांधी परिवार वाले थे, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि जो अंबेडकर जी हैं, आप मेरी बात सुनिए, गांधी परिवार कहां से आया उस समय? नेहरू महात्मा गांधी से भी उनके वैचारिक मतभेद थे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि गांधी जी और भी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर आगे बढ़े। बिल्कुल, गांधी जी का भी उनसे वैचारिक मतभेद। आप किताबें पढ़िए, अंबेडकर जी की जो जीवनियां लिखी गई हैं उनमें उन्होंने लिखा है कि मेरे महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद थे। वो नहीं, जो उनकी सोच थी, मैं आपको एक एक सोच करके बताऊंगा कि उनकी अगर सोच को कांग्रेस उस समय उनके आदर्शों को, सिद्धांतों को, उनकी सोच को लेकर चलती तो आज भारत एक अलग तस्वीर होता। वैचारिक मतभेद और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना, आगे से बढ़ने से रोकना, दोनों में अंतर है। वैचारिक मतभेद तो किसी भी हो सकते हैं, पार्टियों में भी इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, वो वैचारिक मतभेद होते हैं।
तो आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी बने तो क्यों नहीं बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने एक स्मारक तक नहीं बनाया कांग्रेस ने? आप ये देखिए, भारत में एक स्मारक तक नहीं बना आजादी के बाद, तब वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेमोरियल उनके नाम पे बनाया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर उनकी सोच थी उस समय की, वो मजदूरों के मसीहा थे। उन्होंने 12 घंटे 14 घंटे मजदूर काम करते थे। वो एक बिल लेकर आए जो लेबर लॉज में आज उनकी जो मूल भावना है लेबर लॉ की, वो उनकी दी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट की जो अभी गोठवाल साहब ने बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करिए। हिंदू कोड बिल, कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल नहीं लाने दिया। क्यों नहीं लाने दिया? क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे। आप ये देखिए, जितने भी एक्ट बाद में आए, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, मेंटेनेंस एक्ट हो, अडॉप्शन एक्ट हो, तमाम आए। वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा ना, स्वर्णिम जी के पास में जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, आज आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस कभी भी अंबेडकर को नहीं अपनाना चाहती थी। बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि शुरू से ही अंबेडकर जी को हाशिए पे रखा। देखिए, संविधान के निर्मात्री सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हाशिए पे थे क्या? आप खुद ही अंदाजा लगाइए। हाँ, कुछ जिक्र अभी हमारे साथी ने भी किया, हिंदू कोड बिल का भी किया, इन सब की सच्चाई में भी आपके सामने बयान करता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर जब नेहरू जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बनी आजादी के पश्चात, प्रथम लॉ मिनिस्टर थे भारत के। प्रथम लॉ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने देश में बहुत काम किया और वो ये सारा मौका जो है उनको उस वक्त मिला जब उन्होंने एक काफी विषम परिस्थितियों से निकल करके अपने आप को साबित किया, विदेश में शिक्षा प्राप्त की, उनकी योग्यता को पहचाना, देश ने उनको मौका दिया, इसीलिए वो प्रथम कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे। एक वाकया बहुत अच्छी तरह से ये ध्यान किया जाना चाहिए, जहां आपको ये पता पड़ेगा उनके विचार किससे मिलते थे और किससे नहीं मिलते थे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी आपने शैलेंद्र जी को सुना कि साहब हिंदू कोड बिल वो लाना चाहते थे, उनको लाने नहीं दिया। इसका अगर आप सच्चाई देखें तो सच्चाई ये थी कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब अंबेडकर लेकर के आए। हिंदू कोड बिल में उस वक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महिला एट्रोसिटीज के आधार पर अपने पति से तलाक ले सकती थी, यह प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान का विरोध पूरे देश में आरएसएस ने उग्रता के साथ किया। इनके नेता थे कृपात्री महाराज, इनके नेतृत्व में कोई भी कहीं भी पुस्तक अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। उससे शुद्ध होकर के, क्योंकि ये बिल लाने नहीं दिया, संसद से लेकर के सड़कों तक हंगामा किया कि ये हिंदू कोड बिल ला करके हिंदू धर्म की जो कहना चाहिए रूढ़िवादिता है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये ऐसा आरोप लगा करके आरएसएस ने पूरे देश में आंदोलन चलाया, जिससे व्यथित होकर के न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहना चाहिए उन्होंने अपनी कैबिनेट छोड़ी, सरकार छोड़ी, सरकार छोड़ने के साथ शुद्ध होकर के एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने कट्टरवादिता के खिलाफ जाकर के हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें किसके कारण हुई? ये आरएसएस के कारण हुई। ये आरएसएस नहीं, सरकार, मैं आपको बताऊं स्वर्णिम जी, सरकार कांग्रेस की थी। वो अगर वो सरकार कांग्रेस की थी, महाराज कौन थे? सरकार कांग्रेस की थी और वो कांग्रेस में मंत्री थी, उन्होंने छोड़ा क्योंकि उनका प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उनके प्रोग्रेसिव विचारों का सपोर्ट नहीं किया। विरोध किया कृपाती महाराज ने, उग्र आंदोलन हुआ जिसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, ट्रेनें तोड़ी गई। ये आरएसएस ने आंदोलन चलाया। इसलिए नेहरू जी ने ये कहा कि जब ये सरकार इलेक्शन के मार्फत चुन के आएगी तो संसद में पास कराएंगे इसको। ये इसलिए संसद बनी। और ये आपने तो उनको बिहार में भेज दिया था जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, वहां से जीतने नहीं आए। वो तो बंबई से जीत के, जब बंबई से जीत कर आए तब वो उनके संविधान आंदोलन चलाया, ड्राफ्ट वाली कमेटी में आए। आपने ये है ना, कोड बिल का विरोध किया या नहीं किया? आज आपने नेहरू जी ने कभी अंबेडकर जी को, कांग्रेसियों ने कभी बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं रखा, उनके आदर्शों सिद्धांतों को दबाने का काम किया। अगर आप उस समय उनके आदर्शों सिद्धांतों को, सोच को लेके चलते तो आज भारत बिल्कुल अलग होता। मैं आपको बता रहा हूं, आज भारत अलग होता। उस समय, अरे वो उस समय बंटवारे के भी अगेंस्ट थे, बाबा साहब बंटवारे के भी अगेंस्ट थे, 370 के अगेंस्ट थे, कश्मीर राज बनाने के अगेंस्ट थे।
थे, लेकिन आपने नहीं चलने दी उनकी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं चलना चाहते थे कि ये समकक्ष हमारे समकक्ष खड़ा हो जाए। आप कभी नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर को वो दर्जा हासिल हो, हमारे समकक्ष खड़े हो। उनके विचारों को अगर आप लेके चलते तो आज भारत अलग तस्वीर होती भारत की। आप क्या आज भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को लेके चल रही है, आज उनके विचारों को लेके चल रही है। मैं वापस लौट रहा हूँ, मैं कोटवाल साहब का रुख करना चाहूंगा एक बार। कोटवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने बयान देंगे, वो उसमें कोई बात भी नहीं है, अपने अपनी एक आइडियोलॉजिकली जो अपना एक स्टडी होती है उसी तरह से बात होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अंबेडकर जी को सारे राजनीतिक दल, मैं कहूं कि क्या वास्तव में सियासी एक रूप में या उनका लाभ लेने की याद करते हैं कि वास्तव में जो प्रासंगिकता उनकी है उसे फॉलो भी वैसे ही करते हैं? देखिए, जो अभी हमारे पैनल के पार्टनर ने बताया कि बाबा साहब को कहीं ना कहीं एक दलित व्यक्तित्व के रूप में प्रचारित किया गया, तो ये बात कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इसको शूट अप किया गया, बढ़ाया गया। और ये बात कहीं ना कहीं है कि अपोजिशन को जब सत्ता मिली तो वो इस बात को लाइट में ले जा रहे हैं। उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और वो टाइम पीरियड भी बताते हैं। अब मेरा ये कहना है कि क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज का विवरण है और चुनाव का विवरण है, 5 साल बाद बदले जाएंगे, तो ये एक लगातार प्रक्रिया जो चलती है 5 साल बाद बदलने की, तो उसके अंदर ये नेचुरल है और स्वाभाविक है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे तो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा है उनकी याद आएगी। उनके ईयर के अंदर जब आज जन्म दिन मनाया जा रहा है तो हमारे को ये एक मेरा ये कहना है कि विवाद का विषय नहीं है, ये एक तरह से हमारे उनको हम तो ये मानते हैं कि उनको प्रचारित किया जा रहा है दोनों, और पिछड़ा समाज, दलित समाज उनको तो सम्मान ही करता है और अब सब सम्मान कर रहे हैं, तो हमें तो और खुशी और गर्व होता है कि बाबा साहब को सब याद कर रहे हैं। हमारे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये कोई भेद नहीं रखना है। अब ये इलेक्शन का है, कभी कोई एक पार्टी हारती है, कोई एक पार्टी जीतती है, ये तो निर्णय जनता लेती है और जनता के अंदर सभी है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जो 18% आबादी है, कहीं 20% आबादी है, कहीं 30% आबादी है, तो ये ध्रुवीकरण, ये जातिवाद और ये कहीं ना कहीं राजनीति के हिसाब से अपने आप को पार्टियां मोल्ड करती है। तो मेरा ऐसा विचार नहीं है कि भाई बाबा साहब को आज कोई हेट कर रहा है या उनसे घृणा कर रहा है या उनकी तो बड़ाई कर रहा है। और उन्होंने जब संविधान दिया, उन्होंने तो ये कहा कि हर चीज का हल इस संविधान में है। जो गांधी जी सत्याग्रह करते थे, वो अब सत्याग्रह नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी शक्तियां सारी इसमें संविधान में। लेकिन मेरा एक सवाल है सर जी, क्योंकि सबको एक समान अधिकार और सबको समान जीवन जीने का एक मूल जो मकसद था, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, ये तमाम चीजें उसमें है। लेकिन आज भी 2 चीजें हमारे यहाँ राजनीति में प्रचलन में है, एक तुष्टीकरण, दूसरा पोलराइजेशन। 2 चीजें अभी हम आए दिन सुनते हैं उन्हें, और दोनों ही पार्टियां, मूल जो पार्टियां हैं, नेशनल जो हमारे ये कहूं कि फिगर के रूप में है, वो दोनों पार्टियां एक तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, एक दूसरी कहती है ध्रुवीकरण हो रहा है। ये कभी अंबेडकर साहब ने तो नहीं सोचा था, ना हमारा संविधान कहता है ये नहीं। ये बाबा साहब ने तो देखो संविधान सभा के अंदर लास्ट में ये स्पीच दी। स्पीच का नटशेल में सार इतना सा ही है कि संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा ही कहलाएगा। संविधान चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो और उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अगर बुरे हैं तो वो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। तो ये तो उन्होंने पहले दिन जब संविधान सभा के अंदर तो के आप संविधान को किस ढंग से लोग बाग हैं, ये किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ये बिल्कुल वैसे कायदे से हम कहें तो कि छिन्न भिन्न करने की बात कही जा रही है कि संविधान को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो
संविधान की आत्मा को तो कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। ये इसके जो मूल आत्मा है, जो हमारे प्रियम्बल्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते कोई भी, ऐसा मेरा मानना है। अब ये कोई ऐसी शक्तियां, कोई मिलिट्री रूल भी इसके अंदर, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ में आजाद हुआ ना, उनके पड़ोसी देशों में कितनी बार आपातकाल लग गया, सैनिक शासन लग गए, लेकिन आज भी हम तो प्रजातांत्रिक देश में मजबूत संविधान बनता जा रहा है, लोग बाग और जागरूक हो रहे हैं और जागृति आ रही है। मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि हमारा संविधान मजबूत है तभी ये सारी प्रजातांत्रिक प्रणाली चल रही है। एक सरकार बदल रही है, सत्ता आराम से बदलती है, बिल्कुल आराम से, वोटों का जो ही चेंज होता है दूसरी सत्ता सरकार दे देती है। तो आप ये देखिए कितना अच्छे माहौल से एक सरकार दूसरे सरकार को अपनी सत्ता हस्तांतरित करती है। अगर ऐसा होता संविधान के अंदर तो सैनिक शासन, आपातकाल, ये कई चीजें। चलिए मैं आऊंगा फिर वापस आपके पास में। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। हम संविधान की सब लोग करते हैं, संविधान से बंधे हुए हैं और बंधे क्या हैं कि एक जीवन शैली हम उसी के अनुसार जीते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, सब चीजें हैं। आप लोग लगातार एक बात मैं करना चाहूंगा, जैसे मैंने गोठवाल साहब से भी पूछा, आप दोनों से भी, आप पे आरोप लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और यही सब कुछ चाहते हैं। आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन संविधान में बंद करके ये दोनों चीजें संभव है? नहीं, देखिए संविधान जो है उससे देश चल रहा है, बिल्कुल वो हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो संविधान है और उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की क्या सोच थी उस समय कि उन्होंने इस तरह की एक व्यवस्था दे दी, कि एक फेडरल संघ व्यवस्था दे दी कि उनके अधिकार भी होंगे, उनके फिर वित्तीय अधिकार भी होंगे, सत्ता का हस्तांतरण भी होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी। आप देखिए मौलिक अधिकारों की बात सब करते हैं, मौलिक कर्तव्य है उसकी कोई बात नहीं करता। तो वो भी एक भारत की जनता को समझना पड़ेगा, जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं उसके अलावा मौलिक कर्तव्य है उनका भी पालन करें। मैं आपको बताऊं, जो आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, आप देखिए जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से जो अनुसूचित जाति, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग था, उसका कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक, उसको वोट बैंक समझा। आज आप देखिए, आज भी पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं उस समय थी वो पूरी व्यवस्था आज भी खत्म नहीं हो पा रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारी जो कोशिश की गई है, जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, आप देखिए कांग्रेस ने 60 साल में शौचालय तक नहीं दे पाए, शौचालय तक नहीं दे पाए। आज हम वहां शौचालय दे रहे हैं, स्त्रियों का सुरक्षा दी जा रही है, उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुफ्त अनाज की योजना हो, आवास की योजना हो, जितनी भी तमाम योजना है उनमें बिना भेदभाव के, जो बाबा साहब अंबेडकर का मूल मंत्र था, जो उनकी मूल सिद्धांत थे, उसी बेसिस पर बिना भेदभाव पक्षपात के इन सारी योजनाओं का लाभ उन सबको मिल रहा है जो वाकई इसके हकदार हैं। आप देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी समरसता दिवस मनाया? हमेशा 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के बाद सामाजिक समरसता दिवस मनाया। क्या कभी इन्होंने जो इतना बड़ा संविधान दिया जिससे देश चल रहा है, उस संविधान दिवस को कभी इन्होंने मनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि एक छोटी सी एग्जांपल कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या सोच थी, जो बाबा साहब अंबेडकर की सोच थी उसी को आगे कैसे लेके गए, वो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि उस समय बाबा साहब का एक बिल लाना चाहते थे, जो वाटरवेज जो है, मैरीटाइम जो अपनी शक्ति है, उसको लेके वो एक बिल लाना चाहते थे। वो बिल नहीं ला पाए क्योंकि उस समय उनको उस बिल को लाने में प्रोग्रेसिव सोच थी, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, नेताओं से। और वही मूल विचार जो बाबा साहब का था, जिसको आज पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार लेकर आई है, वाटरवेज वाली और जो उनकी मूल विचार की भावना थी। तो ऐसे बहुत से विचार आदर्श हैं जिनको हम भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारा सबके लिए ही संविधान जो है गीता, बाइबल, कुरान, यानी कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ या धर्म की जो सोच उससे ऊपर हमारा संविधान है, उसमें सब बंधे हुए हैं हम। लेकिन आप पे आरोप लगाते हैं बीजेपी पे तुष्टीकरण का, तो ये एक तरफ आप संविधान की बात भी कहते हैं, दूसरी तरफ आरोप भी लगाते हैं, तो ये संभव है को तुष्टीकरण कर पाएगा फिर संविधान? कैसे नहीं? आप देखिए ना, 50 साल से आप, भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई है साहब, 50 साल से एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष के प्रति क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई जा रही कांग्रेस पार्टी के द्वारा? क्या उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा?
क्या आज अगर संविधान से हटके कोई समझे- कर सकता है ये? कर रहे हैं, क्योंकि उनका कैसे एक किया? छत्र राज था, कैसे उस समय एक छत्र राज था। हाँ। कोई कहने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी आने की वजह से तो क्या हम, हमारे जो मुस्लिम और धर्म विशेष के लोग हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिल रहा? आज मैं पूछना चाहता हूं, भारत में क्या उनको वो मान सम्मान नहीं है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहे? क्या वो भारत की नागरिकता उनसे छीन ली गई? क्या उनको मान सम्मान नहीं, रोजगार उनको यहां मिल रहा है, लाभ उनको यहां मिल रहा है, स्वतंत्रता उनको यहां मिल रही है? आप इस्लामिक कंट्रीज देखिए ना, क्या हालत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, आप देखिए क्या हालत है। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है। हम तो सिर्फ, हमारी सोच जो है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि राष्ट्रीय नीति सर्वोपरि है, हम नेशन को प्रथम मानते हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। उन्होंने जितने भी उस समय उनके सोच विचार आदर्श थे, वो राष्ट्र को लेकर थे। उन्होंने जात पात को दूर किया, उन्होंने छुआछात को दूर किया, उन्होंने भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। वही सब आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको जवाब दिलवाऊं। स्वर्णिम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इनसे भी पूछा, अपना अपने तरीके से आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप लोगों पे आरोप लगता है तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण पे मैंने इनसे पूछा, आप आरोप लगाते हैं ध्रुवीकरण का। जब संविधान को भी मानते हैं तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? आपको लगता है कि संविधान से बाहर कोई जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान निर्माण किया तो उसमें सबको समानता का अधिकार दिया, यानी कि भारत के सभी नागरिक समान हैं। समानता का अधिकार, देश के संसाधनों पर समानता का अधिकार, देश के लिए एक ही वोट सबको प्रदान किया गया, यानी कि एक वोट के मार्फत आप अपनी सरकार चुन सकते हो। बराबरी का अधिकार इस प्रकार से मिला। वहां कहीं भी भेदभाव नहीं था कि कौन किस जाति का है, कौन किस कहना चाहिए समुदाय का है। यहाँ उन्होंने कहीं नहीं रखा। लेकिन आज जो हम देखते हैं आज की राजनीति में, इन्होंने कहा 2015 के बाद हमने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए समरसता दिवस मनाना चालू किया। तो भाई पहले क्या हो गया था? इसलिए हम कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शैलेंद्र कहा है जी, कि शैलेंद्र जी, अल्पसंख्यकों को भारत के देखो, आप बोल रहे थे जब सर वो एकदम मैं बात बता रहा हूं, ये जो बात आपके पास आऊंगा मैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो समानता का अधिकार है, वो समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। आज की राजनीति में अगर हमारा प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहें कि फलाने टोपी वाले होते हैं और फलाने धोती वाले होते हैं, इस तरह कर कपड़ों से भी आप भेदभाव करो, आप जाति से भेदभाव करो, यही विचार जो था, इसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और यही कट्टरपंथ जो हिंदुत्व के नाम पर जो आज भारतीय जनता पार्टी परोस रही है, इस कट्टरपंथ के विरोध में ही उन्होंने हिंदू धर्म ही त्याग दिया था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ एक पुष्पांजलि अर्पित करके या माला चढ़ा करके किसी फोटो पर आप अगर ये आडंबर तो कर सकते हैं, लेकिन ये विचार जो उन्होंने बराबरी के दिए थे सब लोगों को लेकर के, अगर आप इसको नहीं निभा सकते तो आप उनके दिए हुए संविधान या उनके विचारों की पालना नहीं कर रहे हैं। ये तय बात थी। और अभी मैं बार बार एक चीज देखता हूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं। आप कहीं भी देखिए, जब अंबेडकर जी की बात होगी तो समानता की बात करेंगे, दूसरी जगह खड़े होंगे तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात करेंगे, कई जगह 80-20 की बात करेंगे। ये क्या बात है? ये विचार मतलब आपके मस्तिष्क में कुछ है और बाहर कुछ है। आप 80 से नहीं बने, आप आरएसएस जो है शुरू से चला रहा है। सबसे घोर विरोधी हिंदुस्तान में अगर अंबेडकर साहब का कोई था तो आरएसएस था। उनके हर कार्य को, हर सुधार को जो वो लेकर आए, उसका अगर विरोध किया तो आरएसएस ने किया। बिल्कुल, आप देखिए संविधान का किसने दुरुपयोग किया, और उसके बाद जब कानून भी आया तो सबसे पहले आपने विरोध किया, वो भी संविधान की धाराओं के तहत था। आप देखिए लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बालाजी महाराज ने क्या किया? हिंदू कोड का विरोध किया या नहीं किया? बताइए। मुस्लिम महिलाओं अरे आप बताइए ना, उनको मेंटेनेंस नहीं दिया गया। आप देखिए, आप ये कहना चाहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी का संविधान का दुरुपयोग किया है? हम कह रहे हैं आपने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया। आपके संविधान मनमोहन सिंह जी कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री ने स्टेज से संविधान का तो खुद विरोध किया आरएसएस ने। सबसे पहले अगर आरएसएस ने एक ही संस्था थी जिसने संविधान तक का विरोध किया, आपने भारत के झंडे का विरोध किया, आपने भारत की आजादी का विरोध किया, आप तो इस संघीय व्यवस्था के विरोध में खड़े हो। आज तक जो संघीय व्यवस्था अम्बेडकर साहब ने दी, आप उसके विरोध में हो। शैलेंद्र जी, एक सवाल है मेरा। आपने अभी एक बात कही कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को। कहाँ कहा, कब कहा है ये? उनकी सरकार थी 2004। ये बोलो, मैं इसका जवाब दूंगा आपको।
कब कहा ये कि अल्पसंख्यकों का ये अधिकार है देश के? बिल्कुल उन्होंने कहा है, और उसकी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी लाके दे दूंगा, आपको प्रोवाइड और मैं आपको दिखा दूंगा। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार पार्टी ने अल्पसंख्यकों तुष्टिकरण का है। की। कब कहा ये मुझे आप बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्शन है ऐसा कभी कोई नहीं कह सकता, ना बहुसंख्यकों के लिए कहा जैसे संविधान में बंधे हुए हैं सबको समान अधिकार दिया गया है, ये कोई नहीं कह सकता। मैं तो ये कहूंगा कि ये भी कोई नहीं कह सकता है कि लेडीज फर्स्ट, हम वैसे एक व्यवहारिकता हम कह देते हैं, ये भी कोई नहीं कह सकता। नहीं, आप देखिए राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको मेंटेनेंस देना लगा, तो आपने, फिर मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जब एक कोड हो सकता है, जब आप बाबा साहब अम्बेडकर की ये सोच थी कि एक ही संविधान है तो एक ही लॉ होना चाहिए, तो दूसरा लॉ आपने पर्सनल लॉ क्यों बना दिया? ये बताइए आप मुझे, इसका जवाब दें कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल बता देता हूं। अगर हिंदू कोड बाबा साहब लाए थे तो उसकी सोच यही थी कि जो कोड है सबके लिए अलग अलग कोड, वो उसी वक्त से हैं, बाबा साहब के समय से ही है। और आज अगर आप विरोध करते हो तो बाबा साहब की व्यवस्था का विरोध कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि एक ही कोड लाना चाहिए था। एक कोड कोई नहीं ला सकता हिंदुस्तान में, आप नहीं ला सकते। अरे आप कभी अलग कर दिया। हिंदुओं में भी अलग अलग रीति रिवाज और परंपरा है, चाहे वो वसीयत की हो चाहे उत्तराधिकार की हो, उसको आप एक नहीं कर सकते, चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो चाहे होती है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। आपकी तरह नहीं, आपने दो फाड़ कर दिया, आपने बंटवारा कर दिया देश का, आपने भेदभाव पैदा कर दिया, आपने तुष्टीकरण की नीति करी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आप जिन्ना के साथ मिलकर के चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर के चुनाव आप लड़ो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्ना की पार्टी के साथ आप अलायंस कर लो आजादी से पहले और आजादी से पहले। अरे प्रोग्रेसिव आप जैसे लोगों को सत्ता के आसपास नहीं भटकने दिया। ये तो बाबा साहब के संविधान की व्यवस्था है कि आप जैसे लोग जो कट्टरपंथी थे, देश को बर्बाद करने में तुले हुए थे, वो आ नहीं पाए और आज सत्ता में हो, उसको उन्हीं के संविधान को तार-तार कर रहे हो। अरे आप तो जिन्ना के साथ सरकार बना रहे थे, याद करो। आपने, हमने विश्व नेता घोषित करवाया है बाबा साहब अम्बेडकर को यूएनओ में। आप पहले जो है ना तथ्य जान लो और तथ्यों की जानकारी ले लो। आपको कुछ भी नहीं पता। यूएनओ में हमेशा से बाबा साहब का विरोध आपने किया, आपने आजादी के आंदोलन का विरोध किया, और आज आकर के आप आदर्शों की बात करते हो। अरे आदर्श तो आपके सत्ता के अलावा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80-20 क्या है? 80-20 कहां से उठा? हैदराबाद से उठा। बोलिए, भूल गए ये योगी आदित्यनाथ हैदराबाद से उठा है। क्या है? नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। बताओ एफआईआर दर्ज की आज जयपुर में जो 80-20 कहने वाले थे, हैदराबाद से उठा हुआ जुमला है, जिसको आप बीजेपी पे एफआईआर दर्ज कर लोगे तब बताना क्या बाबा साहब की जो शिक्षा है उसकी पालना करते हो। पाकिस्तान के नारे लग गए, आपने क्या एफआईआर दर्ज की? क्या ये बताइए स्वर्णिम जी, ये 15-20 चलिए 80-20 वालों के खिलाफ तो आपने कार्रवाई कर दी ना, आप कार्रवाई करिए ना। आपने पाकिस्तान के राजद्रोह बताइए, हिंदुस्तान को गृह मंत्री आपका, सरकार देश में आपकी क्या की कार्रवाई आपने हैदराबाद में? बोलो, आपने भारतीय संविधान, अमित शाह गृह मंत्री क्या उनको नजर नहीं आ रहा हैदराबाद जो आपको आ रहा है? पार्टी ने बताइए, चाहे आपने इमरजेंसी लगाई हो, चाहे आपने समानता के अधिकार की बात हो, इस मूल जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को और इस लोकतंत्र को जीवित रखा हमने। आप लोग 80-20 विचारों को राजनीति करते और कुछ नहीं आता। चल मैं रोकना चाहूंगा, मैं गोठवाल साहब के पास जाना चाहूंगा वापस। गोठवाल साहब, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि राजनीतिक दलें एक दूसरे पे आरोप लगाएं, कोई नई बात नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है और केवल भारत में नहीं है, दुनिया में चलता है ये। क्योंकि राजनीति होती इसी बात को लेकर के है कि अगर सहमति, विचारों की लड़ाई है ये, तो किसी को क्या लगता है, किसी को क्या लगता है। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आरोप बेशक कोई किसी पे भी लगाए, लेकिन जब संविधान से बाहर निकलने की बात आती है, जैसे मैंने दोनों से सवाल पूछा, मैंने तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात आती है सामने, दो यहाँ पे इस तरह की बातें इस समय सियासी गलियारों में तैरती हैं कि वो तुष्टीकरण कर रहा है, वो ध्रुवीकरण कर रहा है। क्या वास्तव में संविधान में बंधे हुए सब लोग, सिस्टम हमारा बंधा हुआ है, ये हो संभव है? और अगर नहीं है तो अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो क्या माने हम साइडलाइन कर रहे हैं मेरे संविधान को? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बाबा साहब ने प्रावधान किए थे कि जो भी इस देश का सर्वांगीण विकास है, वो जो पिछड़े रह गए हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिले और वो कहीं ना कहीं पूरे देश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए उन्नति करें, ये उनका एक विचार था। और उन्होंने ये प्रावधान किया कि रिजर्वेशन किया, तो उन्होंने एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक शिक्षा का किया था, एक सरकारी नौकरियों में किया था, और तीसरा रिजर्वेशन था प्रमोशन में रिजर्वेशन। ये तीन है।
3 रिजर्वेशन वो संविधान की कंटिन्यू चलेंगे और उसमें ये लिखा गया था कि जब तक ये समानता प्राप्त नहीं करें ये आरक्षण लागू रहेगा। एक आरक्षण जो आज की तारीख में चल रहा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था उसके लिए बाबा साहब ने स्पेसिफिक 10 साल का रिजर्वेशन रखा था कि ये राजनीतिक रिजर्वेशन है जो SC ST वर्ग के जो लोग बाग हैं उनके लिए। वो भी इसलिए हुआ था कि सन 1932 के अंदर जब पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी साइमन गो बैक कमीशन कर रहे थे, गोल में सम्मेलन हुआ था और उसके अंदर गांधी जी के और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार में मतभेद था, उसको लेके एक पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के पहले पूना पैक्ट में ये था कि 2 वोट के अधिकार होगा अनुसूचित जाति को। वहां से ये एक नई थ्योरी निकली और वहां जो बाबा साहब का विचार था उसको तो बंद कर दिया, दोनों में समझौता हुआ, पूना पैक्ट बना, उसके बाद में ये हुआ संविधान लागू करने के बाद। जी अब आप मेरे को जो ये इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बनाई कि वो 10 साल के लिए लागू था, अभी तक क्यों चल रहा है? दोनों पार्टी सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, संघीय ढांचे में हो, जहां पे भी हो, वो 10 साल वाला रिजर्वेशन आज तक खत्म नहीं किया। शिक्षा के लिए जरूर उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं होगा, तो ये एक इसके पीछे ही सारी राजनीति की ये ध्रुवीकरण या ये जो तुष्टीकरण की राजनीति फैलती है। जिस दिन ये मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा उस दिन से एक देश के अंदर दूसरी हमारी दिशा चलेगी। तो ये मान सकते हैं कि स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई तुष्टीकरण कह सकता है, कोई ध्रुवीकरण कह सकता है। अगर संविधान को मानते हैं और संविधान से बंधे हुए हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के अल्फाज सामने आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। और मैं मानता हूं कि अगर संविधान सर्वोपरि माना जाता है और उससे बंधे हुए हैं, हम उससे गवर्न होते हैं, उससे हमारी रूलिंग सिस्टम है, तो मुझे नहीं लगता है कोई तुष्टीकरण कर सकता है, कोई ध्रुवीकरण कर सकता है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, ये सियासी तीर कह सकता हूं मैं इसे, लेकिन समझ से बाहर है कि कोई ऐसा कर भी सकता है। और अगर वास्तव में संविधान को नहीं मान के अपनी आइडियोलॉजी को थोपना चाहता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अंबेडकर जी के गले में माला डालने से उनका कोई रेस्पेक्ट हो पाएगा। अगर उस संविधान को कोई मानने को तैयार नहीं है तो फिर उनके प्रति जो सम्मानता या सम्मान दिखाया जाता है वो महज एक दिखावा कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। हमारी खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।